नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज पहले सब्सक्राइब की बात क्यों? वो बात इसीलिए क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, लगभग मैंने आज चेक किया 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेशन को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग जरूर जानते होंगे। तो आप लोग जरूर जो है चैनल को शेयर कीजिए, सेशंस को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर का आज सेकंड सेशन लेने वाले हैं। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं कि लगभग आपको ऐसा ही पेपर जो है वो जूनियर अकाउंटेंट में देखने को मिलेगा। खास बात है कि सेशंस जो हैं वो आपको करंट अफेयर जो है उससे तो रूबरू करवाते ही हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों को जानने चाहिए वो क्वेश्चन आप लोगों को जूनियर अकाउंटेंट में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे से तैयारी कीजिए इस एग्जाम की। मेरा साथ, मेरा सहयोग हमेशा आप लोग के साथ में बना रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर प्ले स्टोर पर जाकर। पेपर 2 जो है इसकी तैयारी आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि पेपर 2 जो है वो इस एग्जाम की जान है। 999 के अंदर आप लोग इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। सेकंड पेपर को आप लोगों को पीडीएफ नोट्स जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। टॉपिक वाइज हर टॉपिक के आपको नोट जो है अवेलेबल रहते हैं। पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। यही नहीं, पीडीएफ के अलावा आपको कुछ एमसीक्यू के सेशन जो है वो भी दिए जाएंगे। साथ में पेपर 1, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो वाकई में डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में होती है। हर क्वेश्चन का आंसर क्या रह सकता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उसको मिलना चाहिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए। इसके इर्द गिर्द और क्या पूछ सकते हैं वो भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में आप लोगों को मिलता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 के लिए। खास बात है कि फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाता है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ये होती है। 15 तो होते हैं टॉपिक वाइज और 5 होते हैं फुल लेंथ पेपर इसके अंदर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को आज जो है हमने संधि के फर्स्ट और सेकंड सेशन इसमें अपलोड कर दिए हैं। समास जो है वो भी आपका अपलोड हो चुका है, तो समास जो है उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग यहां से कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ध्यान से कीजिएगा। और इंग्लिश जो है वो भी आप लोग टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान ऐसा ही की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयार कर सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज का मिलता है। इसका शेड्यूल जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर आप सिलेबस वाले आइकन में जाइएगा, है ना। सिलेबस वाला जो आइकन है उसमें जाइएगा। वहां पर आप लोगों को चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, पटवार हो, ऐसा ही हो, सबकी जो है वो आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन क्यों करें? क्योंकि यहां पर नोट्स हम लोग शेयर करते रहते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के हुए, अदर नोट्स हुए, तो यहां पर मैंने आरएसआर जो है राजस्थान सर्विस रूल, इसकी एक पीडीएफ नोट्स यहां पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग डाउनलोड करके जरूर जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पिन किए हुए नोट्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए आरएसआर को, ठीक है। और जल्द ही मैं आप लोगों को 500 एमसीक्यू देने वाला हूं। आरएसआर के 500 एमसीक्यू जो कि व्याख्या सहित रहने वाले हैं वो आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। जल्दी मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन के अंदर खास बात है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लेके चलते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्ट है उसमें आप लोग आराम से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता, ठीक है। निम्न उत्पादकता, देखिए उत्पादकता हमारे पास में फूड ग्रेन्स की बात हो रही है। फूड ग्रेन्स मतलब जितना, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, जितना भी है कृषि के द्वारा, आलू, प्याज वगैरह जितना भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो सब हमारे प्रोडक्शन के अंदर आता है, उत्पादकता में आता है। निम्न उत्पादकता के कारण हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में एक वैज्ञानिक पद्धति बहुत कम हम लोग काम में लेते हैं। जैसे सॉइल टेस्टिंग बहुत कम जगह पे होती है। आप लोग देखते हैं गांवों के अंदर किसी फसल को अगर बोया जा रहा है तो वो फसल जो है बिना किसी सॉइल टेस्ट के कि कितना इसको खाद बीज की जरूरत है ना, कितना उसको केमिकल्स वगैरह की जरूरत है या फिर उसको जैविक खाद की जरूरत है, उसकी बिना टेस्टिंग के हम लोग, तो एक वैज्ञानिक तरीका जो है हम लोग थोड़ा सा भी कम अपना पाते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या का दबाव जो है वो बेसिकली निम्न उत्पादकता का एक कारण है, क्योंकि जनसंख्या जो है अपने रहने के लिए जगह का विस्तार करती है, एक्सटेंड करती है। और जगह का विस्तार कहां पर करेगी? जहां पर खेत होंगे। आप देखिए कि आज शहरी क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ क्यों जाता है?
हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है, अलवर तक पहुंच चुका है, भरतपुर तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो इंसान है वो शहरों के अंदर जाकर बसने को तैयार है, गांव से शहरों की ओर पलायन होता है, खेत जो है वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। आज हरियाणा के जो खेत हैं वहां पर एम्स खुल रहा है, वहां पर अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो खुल रही है, तो खेतों के अंदर ये खुल रहे हैं। जब खेत जो है वहां पर इंडस्ट्री आ जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, निम्न उत्पादकता वहां पर हो जाएगी। तो ये तो एक कारण है। दूसरा देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न मतलब कभी रोजगार मिला, कभी रोजगार नहीं मिला, ठीक है ना। ऊपर से छिपी हुई बेरोजगारी भी हमारे यहां पे है, इसलिए बेसिकली वो एक निम्न उत्पादकता का कारण बनती है, क्योंकि एक प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला इंसान स्किलफुल नहीं हो पाता। अगर स्किल्ड उसमें आ जाएंगे तो वो कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। फिर देखिए, भूमि जोत का छोटा आकार, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था, ताकि जो भूमि जोत के छोटे आकार हैं उनको एक साथ ज्वाइंट किया जाए, क्योंकि बल्क में जब प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारा अगर अन्न आप लोग बड़े खेत में उगाएं तो फायदा ज्यादा होता है। छोटे छोटे खेत में मेहनत उतनी लगती है लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता, तो यह निम्न उत्पादकता का कारण है। लेकिन सहकारी कृषि जो है वो कभी निम्न उत्पादकता का नहीं, उच्च उत्पादकता का एक जो है वो सिंबल बनता है, तो ये तो कारण नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है आज के सिनेरियो के अंदर जिसमें सीधा किसान जो है वो बड़े बड़े फर्म्स जो हैं उनको अपनी फसल को बेच सकता है। एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रारंभिक प्रयास जो है वो प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया था। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है, ध्यान रखना। सहकारी जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग, वो उत्पादकता के अंदर प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें इंक्रीज करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि छोटे खेत में नहीं, बड़े बड़े खेत जो हैं उनको एक साथ मिलाकर और सीधा, यानी कि पूरी खड़ी फसल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, ठीक है। और भी कई कंसेप्ट इसमें होते हैं, हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। यहां पर एक वर्ड है जो कि एक्सट्रीम पर जा रहा है, एकमात्र आ गया, एकमात्र आ गया। अगर एकमात्र नहीं होता, ओनली नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट होता, लेकिन एकमात्र कर दिया मतलब एक किसी क्वेश्चन की एक्सट्रीम पोजीशंस होती है, वहां पर वो वर्ड्स यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जैसे केवल सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूं, एकमात्र टीचर मैं ऐसा हूं जो कि इस एग्जाम के लिए पढ़ा सकता हूं, गलत होना मैं अपने आप में सोच के ही लग रहा है कि गलत है। तो एकमात्र जो शब्द होता है वो कहीं ना कहीं गलत ठहराता है, ठीक है। फिर देखिए, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत तो नहीं है, चाइना है। अब यहां पर हमारे पास में स्टेटमेंट है, देखिए अभी मैंने इसके लिए क्या कहा कि यार ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, एकमात्र यूज हो रहा है। लेकिन देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, केवल 1 सही कथन आपको चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न ही 1 न ही 2। अब यहां पर एकमात्र जो शब्द है वो हमारे लिए थोड़ा सा गलत आ रहा है ना। एकमात्र अगर शब्द का यूज नहीं होता तो ठीक है ना। देखिए एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चलेंगे, फिर आंसर को क्लियर करेंगे। रेशम की 5 श्रेणियां इस प्रकार है, मेलबेरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक टसर, ईरी और मूगा। रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम और भारत का द्वितीय स्थान है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। मलबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल राज्यों में, जबकि गैर मलबरी यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का रेशम जो होता है उसका उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर पूर्व राज्यों में बहुतायत से होता है। अब देखिए वापस चले तो एकमात्र शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, क्योंकि चाइना जो है वो तो हमसे भी आगे है। तो अगर एकमात्र इंडिया में होता तो इंडिया ही आगे होता, है ना। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमको गलत नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर की तरफ हम लोग चले जाएंगे। डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, बुक्स में थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिएगा, कई बार बुक्स में जो है वो इसमें रहता है कि कई बार सी ऑप्शन वगैरह रहता है। देखिए फिर OECD FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जारी एग्रीकल्चर आउटलुक जो रिपोर्ट थी 2021 से लेकर 30 के बीच के लिए जारी की गई है, मतलब 10 साल के लिए पूर्व अनुमान है। इसके अनुसार 2018 एवं 2020 एवं वर्ष 2030 तक विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत रहेगा। ओके, उपभोग के संदर्भ में भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है कंज्यूम करने के मामले में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो विश्व में सर्वाधिक पहुंच चुकी है, इसलिए हम लोग कंजप्शन जो है हमारा बढ़ चुका है।
मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद, सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होना चाहिए, अपने निर्यात से, एक्सपोर्ट से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। अब देखिए कहवा, जिसको हम लोग मान लीजिए कि चाय हम लोग कहें कहवा है, बासमती चावल है, कच्ची कपास है या फिर चाय है। कहवा कॉफी हम लोग कहते हैं, ये चाय हो गया। चाय और कॉफी से हम लोग इतना रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं कर पाते। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की बात कर रहा है, फॉरेन की बात कर रहा है, एक्सचेंज की। यहां पर सर्वाधिक जो है वो करता है बासमती चावल। पहले कपास के लिए था, लेकिन अब जो है वो आ चुका है किसके लिए, चावल के लिए। तो चावल जो है इससे हम लोग एक्सपोर्ट करके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग 21-22 के अकॉर्डिंग देखें तो चावल जो है वो बेसिकली देखिए यहां पर 8,829 मिलियन डॉलर जो है इतना एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो चावल जो है वो कितना है, सर्वाधिक है, याद रहेगा। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, कॉफी कहां पर होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, आरपीएससी ने तो अभी रिसेंटली आरएस के एग्जाम में ही पूछा था। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग अपने आंख नाक कान सब खुले रखिए। क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा कीमती है। आप समझ रहे हैं राजस्थान के अंदर हालात, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के इतने हालात हैं कि अगर किसी भी जॉब के लिए आप लोग जाते हैं तो वहां पर भीड़ उमड़ कर आती है। थोड़ा सा भयभीत होना चाहिए विद्यार्थी को। कर्म कीजिए आप लोग, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। थोड़ा मजबूती लेके आइए अपने पैशन के अंदर, मेहनत कीजिए। अगर देखिए पढ़ने के अंदर एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, पढ़ने के अंदर अगर आप लोगों का दिमाग जा रहा है कि मुझे अब चाय पी लेनी चाहिए, मुझे अब कॉफी पी लेना चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे जो है वो थोड़ा सा उमस फील हो रही है, इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन पावर बन ही नहीं रहा है। आपके अंदर वो जील होनी चाहिए कि आप किसी एग्जाम की जब तैयारी करें तो आप गर्मी के बारे में, सर्दी के बारे में, भूख के बारे में सब सोचना छोड़ दीजिए। केवल कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए अपनी स्टडीज के ऊपर। वीडियोस देखकर अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो है वो कौन करता है, कर्नाटक करता है ना। कर्नाटक बेसिकली एक पश्चिमी तट का एक राज्य है। केरल है, यहां पर कर्नाटक है। जहां से मानसून प्रवेश करता है वहां पर बारिश अधिक होती है, और जहां बारिश अधिक होती है वहां पर मिट्टी पाई जाती है लेटराइट, वहां पर मिट्टी पाई जाती है लेटराइट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी से मिजोरम, मेघालय, वहां भी बारिश होती है। बिल्कुल, वहां पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी की खास बात यह है कि जब भी बारिश होती है तो इसकी ऊपरी लेयर जिसके अंदर न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ये इस मिट्टी के अंदर कम होते हैं क्योंकि ऊपर की लेयर जो है वो तो खत्म हो चुकी है। तो सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर लीचिंग की प्रोसेस होती है। लीचिंग हम लोग किसको कहते हैं, बेसिकली जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो पानी के साथ में नीचे चले जाते हैं। और जो लेटराइट मिट्टी है वो कहां पर, किस चीज के लिए, कॉफी के लिए काफी अच्छी रहती है। और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो कर्नाटक में काफी बेहतर हैं, इसलिए प्रोडक्शन के अंदर काफी अच्छा है। मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय राज्यों में कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था। कर्नाटक के बाद इस संदर्भ में क्रमशः केरल आता है और फिर तमिलनाडु आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑलरेडी राजस्थान एसआई आरएस के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 5th नंबर देखिए, निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके कॉफी उत्पादन को अवरोही क्रम में, है ना, अवरोही क्रम में। देखिए आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, कम से ज्यादा की ओर। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, ज्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है और उसके बाद में कौन सा है ना, कॉफी का मात्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग को देखना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर अगर हम लोग देखना चाहें तो कोलंबिया, ब्राजील, वियतनाम, कॉफी ब्राजील, ओके, ठीक है, ये नहीं होगा, फिर सी, बी, ए, डी, बी आंसर होना चाहिए हमारा, है ना। बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बेसिकली बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट होना चाहिए क्योंकि वियतनाम जो है वो अब आगे है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, सी, बी, ए, डी। ठीक है, बी आंसर हमारा हो जाएगा इसके अंदर। ओके, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कॉफी उत्पादन में 5 देश क्रमशः निम्न है: ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, ब्राजील, वियतनाम,
BC ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, BCAD, BC इसको यहां पे लगा लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, BCAD आप लोग कर लीजिए, है ना। चलिए, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर को देखिएगा, है ना। तो ब्राजील को पहले अरेंज कीजिए, उसके बाद में वियतनाम आ गया, फिर कोलंबिया है, और फिर जो है वो इंडोनेशिया है। चलिए, बढ़िया, समझदार है आप लोग, है ना, कई बार ऑप्शंस के अंदर हो जाता है। देखिए, निम्न कथन से हम क्या समझते हैं। कथन पहला है, भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। इसका मीन्स क्या है? वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है, पूरे राष्ट्र की जो है कोई भी भूखा नहीं सोएगा, लेकिन पारिवारिक सुरक्षा, अब पारिवारिक सुरक्षा के अंदर बहुत सारी सुरक्षा आती है। देखिए, प्रत्येक परिवार को अंतःस्था मतलब बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है, सुरक्षा प्राप्त नहीं है, नहीं। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है, नहीं, यह भी गलत है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो घटी नहीं है। गरीबी से नीची रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, यानी कि BPL की संख्या बढ़ गई है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। कारण ढूंढना है। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। समझिए इसको, स्टॉक जो है वो तो हमारे पास में काफी सारा है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर बहुत आगे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है हम लोग, क्योंकि श्रीलंका तो है नहीं, इंडिया है हम तो, ठीक है। तो स्टॉक तो हमारे पास में पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसका लाभ जो है वो नहीं मिल पाता है, हर व्यक्ति तक जो है, इसलिए उसकी परिवार की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाती है। राष्ट्रीय खाद्यान्न तो काफी सारा है, FCI की गोदाम हमने भर रखे हैं, गेहूं जो है सड़ जाता है बारिश आने पर, लेकिन वो गेहूं जो है वो ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वीक है हमारा। आगे देखिए, 1960 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत मतलब आशा से परे, है ना, आशातीत, बताइए समास कौन सा है इसके अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वृद्धि दर्ज हुई है। इसी के साथ भारत की जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई है। पुनः 1990 के दशक में प्रारंभ पूंजीवादी नीति के अनुपालन के कारण संक्रमणशील भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के निम्न वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो ये सोचता है कि मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है, इसीलिए निम्न वर्ग जो है वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। आगे देखिए, इन सब कारकों को सम्मिलित प्रभाव यही हुआ कि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता के बावजूद क्रय शक्ति जो है सामर्थ्य मतलब प्रति व्यक्ति आय उसके पास में नहीं थी, पर कैपिटल इंक्रीज हम लोग नहीं कर पाए, जिससे उसकी परचेसिंग पावर, खरीद की जो शक्ति है वो नहीं कर पाए। है मार्केट में सामान बहुत, मान लिया मोबाइल फोन्स नए नए आ रहे हैं, है ना, बहुत सारा जो है सामान रखा पड़ा है मार्केट के अंदर, लेकिन इंसान की खरीदने की सामर्थ्य नहीं बढ़ रही है, उसकी परचेसिंग पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर कैपिटल इनकम नहीं है। पर कैपिटल इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान को हमने इंसान तो बनाया, स्किल्ड नहीं बना पाए हैं उसको अब तक। अगर स्किल्ड बना दिया तो हम लोग जो है उसकी पर कैपिटल इनकम को भी बढ़ा देंगे। इसी संदर्भ में कह सकते हैं कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त की लेकिन पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कथन है और एक कारण है। देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। लगभग आत्मनिर्भरता, थोड़ा सा आपको जो है कट रहा होगा ना इसके अंदर, एक सेकेंड ये लीजिए, लगभग जो है वो आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है ना, लगभग आत्मनिर्भरता जो है वो प्राप्त हो चुकी है। अब भारत में थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। उपरोक्त वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, वापस पढ़ते हैं। देखिए, कथन और कारण जब भी होता है तो कथन के खत्म होने के बाद एक शब्द आप लोग जोड़कर देखिए, क्योंकि। जैसे आप लोग क्योंकि शब्द को जोड़ेंगे फिर दोनों को कनेक्ट करके एक साथ पढ़िए। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है क्योंकि अब भारत में थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। सही बात है क्या? थोक मात्रा में जो है वो खाद्यान्न का आयात हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं, है ना? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है बताइए? खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। हाँ, लगभग तो आत्मनिर्भर है हम लोग, डिपेंड नहीं किसी के ऊपर। और भारत जो है वो इतना आयात नहीं करेगा। जब आत्मनिर्भर हो जाएगा तो आयात करने की जरूरत कहां पड़ रही है? तो क्योंकि शब्द जो है वो हमारा फिट बैठ रहा है, दोनों लाइंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वापस पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है क्योंकि हम लोग भारत यानी कि थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात करता ही नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर है। वेरी गुड, ओके, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट लगाना आप लोग इसको, अच्छा क्वेश्चन है।
कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक, देखिए अभी कोविड 19 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर 2020 से लेकर 2023 तक भी एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया था, और कोई सेक्टर जो थे ना धराशायी हो गए थे। आज अमेरिका जिस बात पे उछलता है सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर के ऊपर, वो सर्विस सेक्टर भी नेगेटिव के अंदर जो है वो ग्रोथ लेके आया था, लेकिन एग्रीकल्चर, किसान जीतेगा, है ना। चलिए जीतेगा या नहीं जीतेगा बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ऋणात्मक जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है प्रदर्शित किया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। वर्ष 1961 से 1965 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि दर जो है वो -1.0% रही थी, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही थी। कृषि की दर, पहले पंचवर्षीय योजना का पूछ लिया, अब ये दर के बारे में पूछ रहा है कि किस जो है वो टाइम रही थी 2014 और 15 के अंदर। ठीक है, ऋणात्मक रही थी 2014 और 15 के अंदर। देखिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक वृद्धि दर -0.2% तथा 0.3% अनुमानित किया गया था, लेकिन वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़े सेम थे, मैंने कोई इससे छेड़छाड़ नहीं किए, इस बार भी वही आंकड़े थे। विकल्पगत सभी वर्षों में कृषि क्षेत्र में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। विगत एक दशक यानी 2010 से 2011 यानी कि 2010 से लेकर 2021 तक हम लोग देखें, कृषि क्षेत्र में कभी भी ऋणात्मक वृद्धि जो है वो दर्ज नहीं की गई है, कभी भी जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। केवल हमारे पास में एक ही ईयर है 2014 से 2015 के बीच में। ठीक है, चलिए सूची 1 को 2 के साथ में मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहचान जाएंगे आप लोग। अब सेब कहां होगा जहां पे ठंड होगी, और एकमात्र हमारे पास में स्थान है जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ए बी सी डी, डी का तो क्या हो जाएगा, डी का 1, तो डी का 1 हमारे पास में 2 जगह है ना। डी का 1 हमारे पास में सी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। ठीक है, आगे और चलते हैं। भाई बिहार की लीची जो है ना वो बड़ी गजब की होती है, तो बी के साथ में हो जाएगा, बी के साथ में हो जाएगा 3 नंबर, बी के साथ में हो जाएगा 3 नंबर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास में अच्छा यहाँ पे भी है, एक सेकंड और रुकिए और चेक करते हैं। 4321 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऑप्शन जो है वो सेम आ गए। तो ये 2 जो था वो इसके अंदर यहाँ पे कर लीजिए, 3 इसको यहाँ पे कर लीजिए। ओके, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। यहां पर जो है एक और आ गया आंसर, नारियल नहीं आएगा, ये 1 2 3 नारियल इधर नहीं आएगा। नारियल वैसे केरल के अंदर होता है। नारियल 2 बार आ गया भाई, नारियल 2 बार आ गया, तभी देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो सी हो जाएगा 2 के साथ में, तो सी 2 के साथ में यहां मैच कर रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप लोग एक एक टॉपिक को जो है तैयार करते चलिएगा। कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो बताइएगा। सेशन काफी छोटा था, बस आप लोगों की धीरे धीरे नॉलेज जो है वो ग्रो कर देगा। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। पेपर 2 की आप लोग जरूर तैयारी कीजिए। 999 के अंदर आप लोगों को कोर्स मिलेगा जिसमें आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे। आज से हमने एमसीक्यू भी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, इसके साथ में आप लोगों को पीडीएफ नोट्स तो मिल ही रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी जो है फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है, फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता है। 15 टॉपिक वाइज है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 का जो शेड्यूल है उसको चेंज किया गया है, आप लोग उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं शेयर कर रहा हूं और इसके साथ में ऐप के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूं, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को आप लोग एडवांस लेवल पर तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जरूर प्रिपेयर कीजिए, मौका निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा ही की तैयारी आप लोग कीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाता है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। पेपर 2 जो है वो हिंदी है, हिंदी की आप लोग एडवांस लेवल पर भी तैयारी जरूर कीजिए। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोगों को ज्वाइन करना है। आरएसआर के पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पिन कर दिए हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा सेशन आप लोग कैसा लग रहा है। एक कमेंट जो है बड़ा बेहतरीन, वो जरूर जो है ना क्या कर देता है, हौसला अफजाई कर देता है। ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स की, माता पिता की आप लोग जरूर सेवा कीजिए बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।